नमस्कार। 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 पिछली बार मैंने आपको एक ऐसे न्यूज़पेपर के बारे में बताया था जो आपको खरीदना तो सिर्फ एक बार पड़ेगा, लेकिन आप खबरें बार बार पढ़ सकते हो, वो भी लेटेस्ट न्यूज उसी पुराने अखबार में। और मैंने आपको एक छोटे से गिटार के बारे में भी बताया था, इतना छोटा जितना कि एक लाल रक्त कण। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब संभव कैसे है? ये सब कुछ संभव है नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए, जिसे हम मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। यूं तो इस प्रश्न का उत्तर हम कई तरीकों से दे सकते हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो नैनो टेक्नोलॉजी अणुओं को उन्हीं के स्तर पर तोड़ जोड़ कर उनसे उपयोगी वस्तुएं, सामग्री और उपकरण बनाने की टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी की खास बात यह है कि इनसे बनी चीजें और दूसरी साधारण चीजों से कम खर्च में बनेगी, ज्यादा तेज होंगी और इसमें बिजली का इस्तेमाल भी कम होगा। नैनो टेक्नोलॉजी का जिक्र सबसे पहले 1959 में नोबेल प्राइज विनर वैज्ञानिक रिचर्ड फेनमैन ने अपने एक भाषण में किया था, जिसका टाइटल था "There's plenty of room at the bottom"। चीजों को कितना भी छोटे करते जाने के बावजूद एक स्तर के बाद चीजों को छोटा नहीं किया जा सकता, जिसे कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। लेकिन हम नीचे से शुरुआत करें तो, यानी कि आणविक स्तर से एक एक अणुओं को जोड़कर अगर हम अपनी चीज बनाएं तो उसे बॉटम अप अप्रोच कहेंगे। क्या आपको पता है, कोई भी वस्तु जितनी छोटी होती जाएगी उतनी उसकी उपयोगिता बढ़ती जाएगी, और ऐसा इसलिए होगा कि आणविक स्तर पर पहुंचने के बाद किसी भी चीज के भौतिक और रासायनिक गुण बदल जाते हैं। इनसे बनी चीजें छोटी तो होंगी लेकिन बहुत उपयोगी होंगी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चीजें जितनी छोटी उनकी उपयोगिता उतनी ही बढ़ती जाएगी, इसलिए हम भी कितने उपयोगी हैं, छोटे हैं ना। हाँ, परंतु आगे बात करते हैं आज के विषय की, यानी मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स की। जिस तरह एक बड़े से पत्थर को तराशकर एक कलाकृति बनाई जाती है, उसी तरह से दूसरी चीजें बनाने की प्रक्रिया को टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। टॉप डाउन निर्माण प्रक्रिया की अपनी एक सीमा है। चीजों को एक हद से ज्यादा छोटा करना संभव नहीं है और लाभप्रद भी नहीं है। उदाहरण के तौर पर छोटे किए हुए ट्रांजिस्टर्स में ऊर्जा का रिसाव शुरू हो जाता है और इंटरकनेक्ट्स में भी काफी विलंब उत्पन्न होता है। ये वजह है कि मेमोरी या माइक्रो प्रोसेसर को टॉप डाउन निर्माण प्रक्रिया के तहत हमेशा छोटे से छोटा करते जाना संभव नहीं है। वैज्ञानिक इसी कारणवश बॉटम्स अप निर्माण प्रक्रिया को अपनाकर मेमोरी या माइक्रो प्रोसेसर जैसे संसाधनों से जटिल कार्य सिद्ध करवाना चाहते हैं। काफी अणुकणिकाएं सेल्फ असेंबल हो सकती हैं। इन्हीं से हाई डेंसिटी मेमोरी का निर्माण हो सकता है। सेल्फ असेंबली प्रक्रिया में लिथोग्राफी और बाकी प्रक्रियाएं आवश्यक न होने से नैनो स्तर पर पहुंचना आसान है। अणुकणिकाएं सिर्फ कुछ नैनोमीटर आकार की होती हैं, जो लिथोग्राफी से बने ट्रांजिस्टर्स की तुलना में कई गुना छोटी होती हैं। मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स का ही एक उदाहरण है डिप पेन नैनोलिथोग्राफी। डीपेन 19वीं सदी के स्कूल में इस्तेमाल किए जाने वाले फाउंटेन पेन की तरह है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये पेन नैनो आकार का है। डीपीएन में अणुओं और परमाणुओं से बनी स्याही को स्कैनिंग प्रोब टिप पर रखा जाता है, जो सतह में घूमकर अपने पीछे रेखाएं और नमूने बनाती जाती है। ये डीपीएन नैनो फैब्रिकेशन में भी इस्तेमाल होता है। मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स से हम इंटेलिजेंट कंप्यूटर्स भी बना सकते हैं। जब हम अणु शक्ति के बारे में बात करते हैं, तब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि धरती पर जीवन शक्ति का मूल क्या है? उत्तर एक ही है, प्राकृतिक हरे रंग की शक्ति, क्योंकि प्रकृति के हरे रंग में क्लोरोफिल होता है। इसका सबसे मुश्किल काम 1 सेकंड के 10 खरबवें हिस्से में हो जाता है। एक हरे पौधे को सूर्य की रोशनी से शक्ति लेने में, उस पर प्रक्रिया करने में और उसे एक रासायनिक बंध के रूप में जमा करने में सिर्फ कुछ क्षणों का वक्त लगता है। रोशनी की ऊर्जा को संचित ऊर्जा में बदलने की आश्चर्यजनक प्रक्रिया को ही फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस बायोमोलिक्यूलर नैनो टेक्नोलॉजी का प्राकृतिक उदाहरण है। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया प्रकाश की दृष्टि से ऊर्जावान भी है और उसके द्वारा नियंत्रित भी। ये इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजती है और ये क्रिया 1 नैनो सेकेंड से भी कम समय में हो जाती है।
अब वैज्ञानिकों की ये कोशिश है कि इस कुदरत के शक्तिशाली और कुशल प्रक्रिया को कृत्रिम तरह से कैसे पेश किया जाए। क्या ये मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत संभव है? नैनो टेक्नोलॉजी का दौर यानी आसानी और सुविधाओं का दौर है। बस मुश्किल एक चीज की है, नैनो चीजों के यानी के अणु और परमाणुओं को अपनी आवश्यकता अनुसार व्यवस्थित कैसे करें, और इसका जवाब है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप। अणु और अणु कणिकाओं को देख पाना और उनको अपनी जरूरत के मुताबिक लगाकर एक विशेष कार्य सिद्ध करना, ये संभव हो सकता है इन माइक्रोस्कोप्स के जरिए। सबसे पहले जानते हैं स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप के बारे में। सन 1981 में ग्रेग बिनिंग और हेनरिक रॉरर ने इसका आविष्कार किया था। बिना माइक्रोस्कोप के मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अपने दूसरे उपकरणों की तुलना में स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से वैज्ञानिक अणुकणिका इकाइयों को ज्यादा आसानी से और ज्यादा स्पष्ट देख सकते हैं और उन्हें स्थापित कर सकते हैं। इसके द्वारा दिख रही किसी भी चीज को बदला जा सकता है। हम भी देखेंगे इनमें से चीजें कैसी दिखती हैं। चलो मैं दिखाता हूँ। सतही भौतिक शास्त्र और सतही रसायन शास्त्र के लिए जहां अणुओं या अणुकणिकाओं की सबसे ऊपरी तह की संरचना दिखाई देती है, ये स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप अति आवश्यक औजार है। टनलिंग ऐसी क्रिया है जहां पदार्थ के पार्टिकल्स ए से बी तक पहुंचने के लिए अपने आप एक टनल जैसा मार्ग बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स के सफर के सामान्य तरीके से अलग है। इलेक्ट्रॉन्स की पदार्थ की नोक से सतह तक आने की प्रक्रिया को ही टनलिंग कहते हैं। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल एक औजार और एक नैनोमीटर माप के लिए निरीक्षण उपकरण दोनों ही रूपों में होता है। नैनो पार्टिकल्स या नैनो डिवाइसेस की डिमेंशंस 5 नैनोमीटर या 100 नैनोमीटर के बीच की होती हैं और नैनो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज उनके साइज पर निर्भर करती हैं। इसलिए नैनो पार्टिकल का साइज बहुत एक्यूरेटली मेजर करना बहुत जरूरी है। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में STM कहते हैं, ये कार्य करने के लिए एक बहुत उपयोगी इंस्ट्रूमेंट है। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप फिजिक्स के एक बहुत सुंदर सिद्धांत इलेक्ट्रॉन टनलिंग के ऊपर निर्माण की गई है। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप के बाद अब बारी है स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप की। स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप की सहायता से वैज्ञानिक किसी भी ढांचे को प्रतिबिंबित कर सकते हैं, उसकी विशेषताएं जान सकते हैं और यहाँ तक कि बहुत छोटे पैमाने पर ढांचे में फेरबदल कर सकते हैं और तो और परमाणु के अनुपात की भी परख कर सकते हैं। स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप में लेंस का प्रयोग नहीं होता, बल्कि कैंटिलीवर का प्रयोग होता है, जो नमूने की सतह को छूती रहती है। कैंटिलीवर की नोक और नमूने की सतह के बीच की पारस्परिक क्रिया के प्रकार से ही इस्तेमाल किए जाने वाले स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप के प्रकार का निर्धारण होता है। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप खुद में नैनो टेक्नोलॉजी डिवाइस है। ये नैनो टेक्नोलॉजी डिवाइस नैनो पार्टिकल रिसर्च करने के लिए एक बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप एक साधारण माइक्रोस्कोप से इस तरह भी डिफरेंट है कि साधारण माइक्रोस्कोप में लेंस सिस्टम होता है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप में कोई लेंस सिस्टम नहीं है। इलेक्ट्रॉन टनलिंग इमेज को यूज करके हम नैनो पार्टिकल का इमेज बना सकते हैं, इसीलिए स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप को माइक्रोस्कोप कहा जाता है। और अब बारी है मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ और आविष्कारों के बारे में जानने की। वैज्ञानिकों ने आपके कंप्यूटर्स, टेलीविजन सेट्स और मोबाइल फोन्स जैसे उपकरणों को छोटा बनाने का तरीका तो ढूंढ लिया है और इस संभावना को सच कर दिया कि एक अणुकणिका को इंटीग्रेटेड सर्किट में पावर ऑन और ऑफ करने वाले ट्रांजिस्टर की जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये नैनो ट्रांजिस्टर वैज्ञानिकों के मुताबिक पारंपरिक ट्रांजिस्टर से 100 से 1000 गुना छोटा है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें ऊर्जा की खपत 10 लाख गुना कम होती है।
ये ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग का ऐसा उपकरण है जो इंटीग्रेटेड सर्किट में एक निश्चित कार्य को सिद्ध करने के लिए थोड़ी सी बिजली खर्च करके बिजली के बहुत बड़े प्रवाह को नियंत्रित करता है। पारंपरिक ट्रांजिस्टर्स में प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए लाखों इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल होता है, परंतु मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक स्तर के इस नैनो ट्रांजिस्टर में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इससे बनने वाले उपकरण काफी तेज बन जाएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर हम प्याले में पानी भरने की कोशिश करें तो बेशक एक बाल्टी में पानी भरने से कई गुना कम वक्त लगेगा। नैनो ट्रांजिस्टर बनाने हेतु वैज्ञानिकों को एक अणुकणिका को सिलिकॉन की सतह से जोड़ देना जरूरी था। सिलिकॉन की सतह से जुड़ी ये अणुकणिका सिलिकॉन के एक हाइड्रोजन एटम को अपनी तरफ खींच लेती है, जो बिजली के प्रवाह को अणुकणिका के जरिए नियंत्रित करता है। इसी तरह ट्रांजिस्टर में 3 संयोजन किए जाते हैं, एक जो इलेक्ट्रॉन को अंदर आने देता है, दूसरा जो इसे बाहर जाने देता है और तीसरा गेट जो इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को नियंत्रित करता है। अब देखते हैं नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यानी कि टीवी को अपना योगदान कैसे देता है। आजकल टीवी में प्रकाश की कैथोड रे ट्यूब यानी CRT की जगह चपटे पट्टे नुमा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ने ले ली है, जिसे हम LCD भी कहते हैं। LCD में ज्यादा ऊर्जा सक्षमता है, जिससे आंखों पर कम दबाव पड़ता है और ये CRT से ज्यादा सघन और कसी हुई है। CRT की तुलना में LCD कम जगह में समाविष्ट की जाती है और यही नहीं, दीवार पर एक चित्र की तरह भी उसे लगाया जा सकता है। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ निर्माण खर्च कम होने से कुछ ही दिनों में CRT टेलीविजन बस नाम मात्र रह जाएंगे। नैनो टेक्नोलॉजी ने एक और आविष्कार कर दिखाया है, LED यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड। आप सब ने LED तो देखे ही होंगे। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में चमकीली पिन जैसी रोशनियां होती है, जो अक्सर ऊर्जा के रूप में, स्थिति संकेत सूचक के रूप में या तो फिर बैकलाइट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लाइट एमिटिंग डायोड यानी LED काफी सालों से प्रयोग में है, किंतु नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए अब इनमें संशोधन किए जा रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी से बने गैलियम नाइट्राइड आधारित LEDs बहुत सी तरंग लंबाई के रंग उत्सर्जित करते हैं और उन LEDs से ऐसे टीवी स्क्रीन बनाए जा रहे हैं जो पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल होने वाले बड़े बड़े होर्डिंग्स की जगह ले लेंगे। ऐसा होने से होर्डिंग के विज्ञापनों को बार बार प्रिंट करके बदलना नहीं पड़ेगा, सिर्फ बटन दबाते ही बड़े से बड़े होर्डिंग का विज्ञापन बदला जा सकेगा, जैसे हम टीवी में रिमोट से चैनल बदलते हैं। आने वाले समय में ये संभव होगा कि स्क्रीन्स इतने छोटे, हल्के और कार्यकुशल बन जाए जैसे कागज के बने हो। अब दोस्तों, अगर स्क्रीन्स कागज जैसे बने हो तो कारनामे तो होंगे ही। अब वो कारनामे है नैनोक्रोमिक्स और इलेक्ट्रॉनिक इंक डिजिटल पेपर। इन डिजिटल पेपर को विकसित करने के पीछे मकसद था एक ऐसे कंप्यूटर का निर्माण जिसका स्क्रीन इतना स्पष्ट और हल्का हो कि इसे हाथ में लेकर एक किताब की तरह पढ़ा जा सके। डिजिटल पेपर डिस्प्ले से बने इस अखबार को आपको जिंदगी में सिर्फ एक बार खरीदना है। जैसे ही आप इसके पन्ने खोलेंगे, आपको दुनिया की ताजा खबरें पढ़ने को मिलेंगी। अब यह हर दिन ही नहीं, हर वक्त हो सकता है। मतलब एक ही दिन में जितनी बार आप इसके पन्ने खोलोगे, नई नई खबरें आपका इंतजार कर रही होगी। एक्साइटिंग ना? नैनो टेक्नोलॉजी कुछ नए डिजिटल पेपर डिस्प्लेस का सृजन कर रही है। उन्हें इस तरह से बनाया जा रहा है कि उन पर एक बार बनी हुई आकृति या लेखन बिना किसी ऊर्जा के सुरक्षित रहता है और वो छूने और महसूस करने में बिल्कुल किसी किताब की तरह लगते हैं। नए नए डेटा को समाविष्ट करने के लिए ये स्क्रीन अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। तो ये था कंप्यूटर और मीडिया का क्षेत्र। लेकिन अब मैं आपको एक राज की बात बताने वाली हूँ। नैनो टेक्नोलॉजी संगीत की दुनिया में भी धमाका करने वाली है। ये गिटार आपको तो पता ही होगा, शायद सुनने में भी पसंद आ रहा होगा। लेकिन ये गिटार क्या इतना छोटा हो सकता है या फिर इतना सा? चलिए खुद देख लीजिए। ये गिटार लगभग अदृश्य है। इस गिटार का आकार एक लाल रक्त कण के बराबर है और ये लेजर से बजाया जाता है।
आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज तक जितने भी प्रकार के ऑडियो रिप्रोडक्शन यंत्र बने हैं, उनमें विभिन्न प्रकार की विकृतियां हैं। जैसे जब आप एक ऑडियो कैसेट बजाते हैं तो कैसेट और प्लेयर के हेड के बीच में घर्षण पैदा होता है और संगीत उतना शुद्ध नहीं रहता जितना वाद्यों से बजते समय। रिकॉर्ड प्लेयर की पिन घूमते हुए रिकॉर्ड के साथ घर्षण करती है और विकृति पैदा होती है। यहाँ तक कि ऑडियो सीडी में भी ऑडियो कुछ हद तक दूषित हो जाता है। सबसे नए उपकरण यानी ऑडियो डीवीडी में भी ऑडियो विकृति है। हालांकि ये विकृति नहीं के बराबर है, पर है। इन उपकरणों में आवाज के साथ साथ थोड़ा सा शोर भी हमारी कानों में जाता है। वाद्यों से बजे ओरिजिनल संगीत के तुलना में ये रिकॉर्डेड संगीत 100% शुद्ध नहीं रहता। मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स ये संगीत सीधा आपके कानों में पहुंचाने जा रहा है, बिना किसी शोर और अनचाही आवाज के। इसका मतलब अब पूरा का पूरा ऑर्केस्ट्रा बजेगा सीधा आपके कानों में और हमें मिलेंगे सबसे शुद्ध ऑडियो ट्रैक्स। कल्पना कीजिए कि एक्सप्रेस हाईवे पर आपकी गाड़ी चलते चलते अचानक रुक जाती है बिना आपके ब्रेक लगाए। जी नहीं, घबराइए मत, चिड़चिड़ाइए मत। इनफैक्ट शुक्रिया मानिए नैनो टेक्नोलॉजी का, जिसने टायर फटने से पहले आपकी गाड़ी को ब्रेक लगा दिया और आपको मुसीबत से बचा लिया। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी हमारी अगली कड़ियों में, और साथ ही साथ बताऊंगी आर्टिफिशियल नाक के बारे में। जी नहीं, ये प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अभिनेत्री के चेहरे पर लगने वाली नाक नहीं है। ये नैनो टेक्नोलॉजी से बनी वो सेंसिटिव नाक है जो लाखों लोगों की जान बचा सकती है। अपने अगले सेगमेंट द लिविंग अर्थ में हम जानेंगे धरती के विभिन्न जीव जंतुओं के बारे में। चाहे जमीन के नीचे मौजूद बिल हों या पेड़ों की चोटियां या फिर समुद्र की गहराइयां, सरीसृप परिवार का सबसे युवा सदस्य सांप अंटार्कटिका को छोड़कर हर कहीं मिल जाता है। पूरी दुनिया में सांपों की 3000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। इनकी लंबाई 13 सेंटीमीटर से लेकर 33 फुट तक हो सकती है। सभी सांप मांसाहारी होते हैं। कभी कभी तो ये अपने आकार से कई गुना बड़े आकार के जीवों का शिकार कर लेते हैं। ये इसलिए मुमकिन होता है क्योंकि इनके जबड़े फैलकर बकरी जैसे विशाल जानवरों को भी अपना आहार बना सकते हैं। सांप के कान नहीं होते, इसलिए ये आवाज नहीं सुन सकते। लेकिन इनमें जमीन या पानी के जरिए फैलने वाली थरथराहट का सही अंदाजा लगाने की काबिलियत होती है। बीच में से 2 हिस्से वाली इनकी जीभ में ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो हवा में मौजूद गंध को पकड़ सकते हैं, बदलते तापमान का अंदाजा लगा सकते हैं और इससे सांप अंधेरे में भी अपने शिकार का पता लगा लेता है। कोई जहरीला सांप अपने शिकार पर बिजली की तरह तेजी से हमला करता है और अपने खास खोखले दांतों के जरिए अपने शिकार के शरीर में विष झोंक देता है। इसके बाद सांप ये इंतजार करता है कि उसका जहर या तो शिकार को निष्क्रिय कर दे या मार दे। इसके बाद वो उसे पूरा का पूरा निगल जाता है। सांप इंसानों को तभी काटते हैं जब उन्हें छेड़ा जाता है। असलियत तो यह है कि भारत में चूहों के काटने से ज्यादा लोग मरते हैं, सांपों के काटने से कम। भारत में पाई जाने वाली 560 सर्प प्रजातियों में से सिर्फ 52 ही जहरीली हैं। करैत सबसे विषैला सांप होता है जो तंत्रिका प्रणाली को लकवाग्रस्त कर देता है। आज औषधीय और शोध उद्देश्यों से सांप के विष को नया महत्व मिल गया है। सांपों को जहर के लिए पकड़ा और दुहा जाता है और फिर उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाता है। सांप किसानों के दोस्त हैं। वो चूहों को खाते रहते हैं, जिससे हमारी फसलें बच जाती हैं और आहार की लगातार सप्लाई भी सुनिश्चित रहती है। अब समय है सवाल जवाब का।
हमारा आज का सवाल है, LCD का फुल फॉर्म क्या है? A. लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, B. लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या C. लाइट क्रिस्टल डिवाइस। आपका जवाब हमें 10 दिन के अंदर इस पते पर मिल जाना चाहिए। विज्ञान प्रसार C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है contest@vigyanprasar.gov.in। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमें जरूर भेजिए या ईमेल कर सकते हैं info@vigyanprasar.gov.in पर। थी ना ये चौंका देने वाली जानकारी? ऐसी बहुत सारी जानकारियों के साथ अगले हफ्ते मैं फिर से आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। बाय बाय। अगले अंक में हम बात करेंगे कि किस प्रकार नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा दुर्घटनाओं से बचाने वाले सेंसर्स का विकास किया जा सकता है।